हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है गिरिजेश बेलवाल। दोस्तों, अभी तक हमने पार्ट 1 में, वर्ल्ड वॉर सीरीज के पार्ट 1 में हमने जाना कि कैसे नेगोशिएशन हुआ, कैसे 60-70 सालों से जो रीज़न बने वर्ल्ड वार होने के, और उनमें एक चिंगारी दी, एक ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर के प्रिंस थे, उनके मर्डर ने उसको कैसे चिंगारी दी और वो पूरा का पूरा जो है यूरोप युद्ध में आ गया। अब ऐसे ही जो है उसके बीच में फिर एक महीना जुलाई क्राइसिस जिसको बोलते हैं, उसमें जुलाई में नेगोशिएशन हुआ कि लड़ाई करने से पहले जो भी होता है कि आपस में बातचीत होती है, ये कर लो ऐसा कर लो, जिसमें सर्बिया ने पूरा का पूरा रिफ्यूज़ कर दिया कि हम ऐसा नहीं करेंगे। उसके बाद क्या हुआ कि जुलाई में जब जर्मनी के जो राजा थे उन्होंने ब्लैंक चेक दे दिया। ब्लैंक चेक मतलब कि आपने जो बोलना है वो करो और हम तुम्हारे साथ हैं, ब्लाइंडली हम तुम्हारे साथ हैं, चाहे कुछ भी हो जाए हम तुम्हारे साथ रहेंगे, ऐसा ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर को बोला। और उसको ध्यान में रख के ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर ने जो है सर्बिया पे अटैक कर दिया 28 जुलाई 28 ऑफ जुलाई 1914 को। वो प्रिंस के डेथ की एक महीने बाद, करेक्ट एक महीने के बाद उन्होंने उस पर अटैक कर दिया। अभी हम आपको लोकेशन दिखाते हैं। ये देखिए मैप में, देखिए जो सर्बिया है ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर की साउथ में है, ईजिली यहाँ पर अटैक हो सकता है। बोस्निया देखो इसके बगल में है, और ये अब इसके जस्ट नॉर्थ साइड में देखो आप, ये है जर्मनी, और जर्मनी के जो ईस्टर्न फ्रंट है, ईस्ट साइड में रशिया है, वेस्टर्न फ्रंट में जो है फ्रांस है। ये हमें मैप में क्लियर दिख रहा है। 28 ऑफ जुलाई 1914 को ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर का जो वार डिक्लेयर हुआ था अगेंस्ट सर्बिया, इसको चैलेंज किया रशिया ने इसको चैलेंज किया, बोला कि ऐसा है, आप इस वार के डिक्लेरेशन को वापस लो, आप लड़ाई नहीं कर सकते हो। लेकिन उन्होंने मना किया। जब ये नहीं माने तो 31 जुलाई 1914 को रशिया ने जो है ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर के अगेंस्ट में वार डिक्लेयर कर दिया। अब रशिया ने जब वॉर डिक्लेयर किया तो उस पर जर्मनी ने रशिया को बोला कि तुम ऐसे वॉर में नहीं आ सकते हो, ये हमारा एलाइड है, इसके साथ तुम लड़ाई नहीं कर सकते हो। उसने बोला तुम्हारी ऐसी की तैसी, हम वार में आएंगे। तो जर्मनी ने भी बोला कि ठीक है, अब हम भी वार में आते हैं। जर्मनी ने भी फिर 31 जुलाई को ही रशिया के ऊपर जो है वॉर डिक्लेयर कर दिया। लेकिन जर्मनी को पता था कि रशिया बहुत बड़ा है, रशिया की जो आर्मी मोबिलाइज़ करने में, रशिया जो है बहुत बड़ा कंट्री है, उसकी आर्मी जो है ये बॉर्डर तक मोबिलाइज़ करने में काफ़ी टाइम लगेगा। इसलिए जर्मनी ने क्या किया, उससे पहले हम फ्रांस, मतलब अपने वेस्टर्न फ्रंट पे, जो पश्चिमी उनका फ्रंट था, उस पर हम लड़ाई कर लेते हैं पहले फ्रांस को। उनको पता था कि फ्रांस ने इस लड़ाई में ज़रूर आना है, और फ्रांस और जर्मनी का पहले से ही कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट चला हुआ था। जब जर्मनी का यूनिफिकेशन हुआ उस टाइम पे, बिस्मार्क के टाइम से ही फ्रांस और जर्मनी का कॉन्फ्लिक्ट था। तो जर्मनी ने सोचा कि ऐसा है, अभी हमने वॉर में तो कूदना ही है, फ्रांस के साथ वॉर तो लड़नी है, तो हम ऐसा करते हैं, इसको जो है पहले फ्रांस के साथ अटैक करते हैं। रशिया को तो अभी टाइम लगा, तो उसने 3 अगस्त को फ्रांस के अगेंस्ट में वॉर डिक्लेयर कर दी। जैसे ही जर्मनी ने फ्रांस के अगेंस्ट में वॉर डिक्लेयर करी, तो उन्होंने अपने जितने भी ट्रूप्स है, अपनी जो आर्मी है, उसको मोबाइल करना स्टार्ट किया। आर्मी को बोला कि तुम फ्रांस की ओर को लड़ाई करने के लिए जाओ। लेकिन फ्रांस ने भी अपनी आर्मी को, फ्रांस को पता था कि जर्मनी ऐसा कुछ करने वाला है, फ्रांस ने अपनी आर्मी को जो है जर्मन के बॉर्डर पे लाके खड़ा कर रखा था। तो फ्रांस से ऐसी लड़ाई लड़ना काफ़ी टफ था। तो जर्मनी ने सोचा फ्रांस से ऐसे लड़ाई तो हम कर नहीं सकते, बेल्जियम के थ्रू हम वहाँ से जाएंगे। वहाँ से फ्रांस अपने आप को जो है डिफेंसिव देखता था। तो जर्मनी ने पहले बेल्जियम पे अटैक किया। बेल्जियम पे अटैक होते ही बेल्जियम की ट्रीटी जो थी ब्रिटेन के साथ थी, तो ब्रिटेन ने भी 4 अगस्त, मतलब 4 अगस्त को 1914 को जो है ब्रिटेन ने भी वॉर में कूद गया। अब ये सारे के सारे एक एक करके जितने भी अलाइड पावर थे, ये एक एक करके जब लड़ाई में आ रहे हैं, तो सेंट्रल पावर में जो जर्मनी है और ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर है। अभी इन्होंने इटली को बोला, इटली इनका एक फ्रेंड था, अलाइड कंट्री था, इटली को बोला कि आप लड़ाई में आ जाओ। लेकिन इटली बहुत चालाक था, इटली को पता था कि हमने लड़ाई हार जाना है, क्योंकि उस टाइम पे यूरोप में जो है फ्रांस और ब्रिटेन का ही पूरा का पूरा वो चलता था, ऊपर से रशिया भी इनके साथ था। तो इन्होंने बोला कि हम ऐसा करते हैं, इटली ने इनको बोला कि ऐसा है, हमारी जो ट्रीटी थी, जो संधि थी, वो डिफेंसिव के लिए थी, अगर हमारे ऊपर कोई अटैक करता तब मैं तुम्हारे साथ आता, लेकिन ये तो तुमने वॉर डिक्लेयर किया हुआ है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊँगा। ऐसा कह के इटली ने अपना हाथ पीछे खींच लिया। दोस्तों, जो ये ब्रिटेन की जो ट्रीटी थी फ्रांस और इसके साथ, रशिया के साथ जो ब्रिटेन की ट्रीटी थी, ये बस एक ब्रिटेन ने बड़े ज़्यादा शर्तों के साथ ये रखी थी कि ब्रिटेन सुपर पावर था, उसने बहुत ज़्यादा शर्तों के साथ कि मैं ये नहीं करूँगा, मैं वो नहीं करूँगा, मैं तुम्हारे अगेंस्ट कभी लड़ूंगा नहीं, ऐसा बोला हुआ था। उन्होंने ये नहीं बोला कि मैं तुम्हारे साथ लड़ाई में आऊँगा,
जर्मनी को पूरा एश्योरेंस था कि जो ब्रिटेन है वो लड़ाई में नहीं आएगा, क्योंकि जर्मनी के जो राजा थे और ब्रिटेन के जो राजा थे वो दोनों जो थे कज़िन थे, मतलब मामा मेरे भाई थे। तो उसने सोचा कि ये नहीं आएगा, लेकिन ब्रिटेन जर्मनी को अपना सबसे बड़ा कॉम्पिटेंट मानता था। जर्मनी की नेवी काफ़ी अच्छी थी, जर्मनी के पास मिलिट्री पावर काफ़ी अच्छी थी, जर्मनी एकदम ग्रो कर रहा था। और जर्मनी से पहले जो था कॉलोनाइजेशन में फ्रांस और ब्रिटेन पहले ही घुस चुके थे। तो सबसे बड़ा जो अभी उसको लग रहा था, ब्रिटेन को जो लग रहा था कॉम्पिटेंट जो था वो जर्मनी था, क्योंकि फ्रांस को तो उसने ओवरटेक कर ही रखा था ब्रिटेन ने। तो ब्रिटेन ने उसके अगेंस्ट में जब वार डिक्लेयर किया तो जर्मनी के लिए ये बड़ा ही मतलब अटपटा सा हो गया कि अरे ये क्या हो गया, ऐसा तो हमने सोचा ही नहीं था। इसलिए जर्मनी जो है अपने अलग अलग लोगों से सहायता मांगने लगा। इसी उसमें उसने क्या किया कि ऑटोमन एम्पायर से अपनी सहायता मांगी। उस समय जो ऑटोमन एम्पायर का जो राजा था एनवर पाशा, जिसे कमाल पाशा भी कहा जाता है, जो बहुत कमाल का आदमी था, उसने बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी थी। उसने ऑटोमन एम्पायर को थोड़ा सुदृढ़ बनाया था। मतलब उससे पहले ऑटोमन एम्पायर बिखर रहा था, तुर्क का साम्राज्य बोलते हैं इसको, वो बिखर रहा था। उसको जो मजबूत करने के पीछे एनवर जो पाशा है उसका बहुत बड़ा हाथ है। तो वहाँ पर जो है जो ऑटोमन एम्पायर है वो मोस्टली क्या होता था, ये कृषि पे आधारित था, मतलब एग्रीकल्चरल लैंड थी। इनका जो भी था बाल्कन वॉर में इनका बहुत ज़्यादा कोस्टल एरिया वो चला गया था। जब बाल्कन सेपरेट हुआ तो इनका कोस्टल एरिया चला गया था। उसमें रशिया ने बड़ी भूमिका निभाई थी, बहुत ज़्यादा हेल्प किया था बाल्कनों को, तो इसलिए वो रशिया से चिढ़ता था। उसने क्या किया, रशिया को बोला कि चलो तुम बहुत अपने आप को समझते हैं, अब मेरे पास मौका है। उसने क्या किया, अक्टूबर जो है 1914 में 29 अक्टूबर 1914 में जो है रशिया के ब्लैक सी में पोर्ट था उसमें अटैक कर दिया। ये मतलब 3 महीने तक तो न्यूट्रल रहा कि मैं किसी के साथ नहीं हूँ, किसी के साथ नहीं हूँ, लेकिन उसने गुपचुप एक ट्रीटी कर दी थी जर्मनी के साथ अगस्त 1914 में, और 3 महीने बाद उसने एकदम से रशिया के ऊपर अटैक कर दिया। अभी जो है ऑटोमन एम्पायर भी बहुत बड़ा है। ऑटोमन एम्पायर को क्या है, टेक्नोलॉजी उतनी है नहीं, और पूरी की पूरी आर्मी को पूरे वेस्टर्न से ईस्ट पूरे रशिया तक लेके जाना है, इतनी बड़ी आर्मी को मोबाइल करना, तो इनके पास इतनी टेक्नोलॉजी थी नहीं। और ऑटोमन एम्पायर में जो भी है बड़े बड़े जो भी है क्या कहते हैं, जो सैनिक के ऑफिसर्स थे वो सारे के सारे जो थे जर्मन थे। तो इस चीज़ में जो है वो जो है जर्मनी को फेवर करते थे। अब जर्मनी ने फ्रांस के साथ लड़ाई करी तो जर्मनी काफ़ी अच्छी लड़ाई लड़ रहा था। जर्मनी ने वेस्टर्न फ्रंट में फ्रांस को पूरा रोक के रखा हुआ था, लग्जमबर्ग और बेल्जियम को उसने जीत ही लिया था। और उसके बाद ईस्टर्न फ्रंट में रशिया ने जब जर्मनी पर अटैक किया, जर्मन की कुछ आर्मी उधर भी थी, तो जर्मनी ने क्या किया, उनके 3 लाख सोल्जर मार दिए। रशिया को बड़ा भारी नुकसान उठाना पड़ा। और फ्रांस में भी जर्मनी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा था। तो इस ऑर्डर को देखते हुए जर्मनी ने क्या किया, उसकी नेवी तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी, उसने अपनी नेवी का भी यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। और नेवी से क्या करता था, ब्रिटेन की जो सप्लाई हो रही है, फ्रांस की जो सप्लाई हो रही है, पहले से वाटरवेज के थ्रू ज़्यादा सप्लाई होती थी, तो वाटरवेज के थ्रू जो सप्लाई हो रही है उनको, उसका यू बोट्स थी जिनको सबमरीन पनडुब्बियों को यू बोट कहते थे उस टाइम पे, तो उसने यू बोट से उनके जो जहाज़ों हैं उनको सिंक करना स्टार्ट किया। सारे के सारे जहाज़ों को एक एक करके जर्मनी डुबा देता था ब्रिटेन के। अब उसमें क्या हुआ, जर्मनी को एक एक करके चेक करना है कि ये अच्छा ये पैसेंजर शिप है, ये कार्गो शिप है, ऐसा वो नहीं कर रहा था, वो हर शिप को डुबा दे रहा था। दोस्तों पहले जो होता था ना, पहले लोग लड़ाई जब करते थे तो ट्राइब्स में लड़ाइयाँ होती थी, असंगठित लोग थे, मतलब सिविलाइज नहीं थे, तो वो आपस में लड़ाई करते थे, बच्चा बूढ़ा जो मिल गया उसको मार देते थे। लेकिन बाद में जब सिविलाइज थोड़ा हो गया, मॉडर्नाइजेशन हुआ, तो रूल बने लड़ाई करने के कि ऐसे लड़ाई करनी है, मिलिट्री टू मिलिट्री वॉर होना है, एयरफोर्स टू एयरफोर्स वॉर होना है, ये चीज़ होता था। तो सिविल लोगों पे अटैक करना नहीं होता था। लेकिन जर्मनी ने क्या किया, 7 मई 1915 को 7 मई 1915 को एक जहाज़ था जिसका नाम था लूसिटानिया, RMS लूसिटानिया, जो न्यूयॉर्क से लिवरपूल इंग्लैंड आ रहा था, न्यूयॉर्क अमेरिका से लिवरपूल इंग्लैंड आ रहा था, उसको जो है सिंक कर दिया, उसको भी उन्होंने डुबा दिया। उसको डुबाने पे क्या हुआ, उसको डुबाने से जो है अमेरिका नाराज़ हो गया। उसमें 128 जो थे अमेरिकी यात्री भी थे, वो एक पैसेंजर वो था, शिप था, तो अमेरिका इससे नाराज़ हुआ, बोला ये नहीं करना है, तुमने ये क्यों डुबा दिया। उसने जर्मनी को अल्टीमेटम दिया, तो जर्मनी ने एक लेटर लिख के उससे अपोलोजाइज लेटर लिख के उसको सॉरी बोल दिया कि हम आपसे ऐसा नहीं करेंगे। इधर ऑस्ट्रो हंगरी क्या कर रहा है, जो हंगरी जो एम्पायर है, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर है, उसने क्या किया, सर्बिया को तो पूरा का पूरा उसने 15 अगस्त तक 15 अगस्त तक उसने सारा का सारा जीत लिया। उसके बाद क्या हुआ, रशिया जो आया, रशिया ने लड़ाई करी, उसकी ईस्ट पर्शियन स्टेट में लड़ाई करी। 17 अगस्त को रशिया जो आया उसके पर्शियन स्टेट में अटैक कर दिया। लेकिन ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर वाले बड़े चालाक थे, उन्होंने वहाँ पे अपने पहले से ही ट्रूप रखे हुए थे। ये जो पूरा का पूरा इन्वेजन था ये रशिया का फेल हो गया। रशिया पहले जर्मनी से हारा, अब इधर भी अपना हार चुका था।
यहाँ पर जर्मनी और अपना ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर जो था, इन दोनों की मिली हुई आर्मी ने क्या किया, रशिया को पीछे भगा दिया। लेकिन बाद में रशिया फिर आया। रशिया ने क्या किया, अगस्त के एंड में दूसरा अटैक किया वहाँ पर। तो गैलिसिया जो था, एक बैटल ऑफ गैलिसिया बोलते हैं इसको, इसमें अटैक किया और रशिया इसमें पूरा का पूरा सक्सेसफुल रहा। इससे रशिया का मनोबल काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। उधर जो है जर्मनी भी लड़ रहा है। जर्मनी में को जो है दो कंट्री से लड़ना है, ब्रिटेन से और फ्रांस से। और ब्रिटेन का लड़ाई में जुड़ने का मतलब कि सारे के सारे लोग लड़ाई में जुड़ चुके हैं। ब्रिटेन के साथ जो इंडिया है, इंडिया भी जो था ब्रिटेन का एक वो था, कॉलोनी था, तो उसने भी आना ही आना है। और ऑस्ट्रेलिया ने आना है, न्यूजीलैंड ने आना है, साउथ अफ्रीका ने आना है, रोमानिया ने आना है, ग्रीस ने आना है, फ्रांस बेल्जियम तो लड़ ही रहे हैं, तो कनाडा, ये सारे के सारे जो है ब्रिटेन के ये जो कॉलोनियाँ हैं, तो इनको तो लड़ाई में आना ही आना है। आपको एक बात जान के बड़ी हैरानी होगी कि इंडिया उस टाइम पे काफ़ी मतलब पीछे था। जैसे हम लोग गुलाम थे ब्रिटेन के, तो हम लोग क्या कहते हैं कि हमारे पास कोई आर्मी नहीं, लेकिन हमारी आर्मी थी। और हमारी आर्मी के 13 लाख सोल्जर, 13 लाख सोल्जर जो है ब्रिटेन की तरफ से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में लड़े थे। उनको एश्योरेंस दिया गया था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद आपको हम लोग जो है फ्री कर देंगे, आपको हम आज़ादी दे देंगे। ये कहकर तो गांधी जी ने बड़ा सपोर्ट किया था कि हाँ, ये युद्ध में जाओ, सैनिकों का काम लड़ना होता है, आप लोग लड़ो। और ताकि लड़ने के बाद जो है ब्रिटेन अगर इस लड़ाई में जीतता है तो ब्रिटेन हमको जो है आज़ादी दे देगा। लेकिन हुआ क्या, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ब्रिटेन ने उसके बाद लड़ाई के बाद तो उन्होंने आज़ादी की बात भी नहीं करी। खैर छोड़ो, हमारा टॉपिक ये नहीं है, हमारा टॉपिक जो है वर्ल्ड वार का है। इधर जो जर्मनी है वेस्टर्न फ्रंट पे पूरी बहादुरी के साथ लड़ रहा है, पूरा वो अंदर तक जा चुका है। फ्रांस में भी गया, उसने बेल्जियम को पूरा जीत लिया है। फ्रांस में वो जाने वाला है, पेरिस के जो बगल में है वो आने वाला है। मार्ने रिवर है, मार्ने रिवर के यहाँ पे एक लड़ाई हुई, बड़ी खतरनाक लड़ाई हुई। जो मार्ने रिवर की जो फर्स्ट बैटल थी वो लड़ी गई 6 to 12 सितंबर 1914। इसमें जो था एक तरफ जर्मनी था और एक तरफ फ्रांस और ब्रिटेन की आर्मी थी। तो इसमें क्या हुआ, जो जर्मनी का जो इन्वेजन जो था, जो आगे बढ़ता जा रहा था फ्रांस को, वो रुक गया। मतलब इसमें हम जर्मनी की हार मानेंगे। जर्मनी यहाँ पे हार गया समझो, क्योंकि वो आगे बढ़ने से रुक गया। वरना जर्मनी काफ़ी अच्छा इन्वेट कर रहा था। उसके बाद अच्छी नेवी थी, अच्छी आर्मी थी, तो वो पूरा अंदर तक घुसना चाहता था। फ्रांस को के पेरिस तक वो पहुँचना चाहता था। पेरिस में पहुँच के फिर वो फ्रांस को अगर वो जीत लेता तो उसके बाद उसे एक ही फ्रंट पर लड़ाई करनी थी, वेस्टर्न फ्रंट पे रशिया के साथ। अभी उसके लिए दोनों फ्रंटों पे लड़ाई करना काफ़ी टफ पड़ रहा था। लेकिन उसने पूरी पावर लगाई अपनी मार्ने रिवर पे जो लड़ाई थी उस पर, लेकिन वहाँ पर वो जीत नहीं पाया। यहाँ पे जर्मनी के अगेंस्ट में जो ब्रिटेन और फ्रांस की आर्मी लड़ रही है, वहाँ पे क्या है कि अब लड़ाई में कोई डिसीजन तो आ नहीं रहा है, तो उन्होंने क्या किया, ट्रेंचेस खोदने स्टार्ट कर दिए। ट्रेंचेस मतलब उन्होंने नहरें टाइप की बनाई जिसमें आर्मी रह सकती थी। ट्रेंचेस तो अभी भी लड़ाइयों में चलते हैं। उस टाइम पे उन्होंने, ये पहली बार ऐसा हुआ कि लड़ाई में ट्रेंचेस खोद के रहने लगे। उधर ब्रिटेन के सोल्जर रहने लगे, इधर ये जर्मनी के सोल्जर रहने लगे। दोनों की तरफ से कोई एडवांस नहीं हो रहा था, कोई आगे नहीं बढ़ पा रहा था। तो ये लड़ाई ऐसी ही चलती रही, मतलब 1916 के अंत तक, लास्ट तक ये लड़ाई ऐसे ही चलती रही इधर। अब जर्मनी को पता था कि यहाँ पे कोई एडवांसमेंट नहीं हो रहा है, तो जर्मनी ने अपना क्या किया, सारा का सारा जो फोकस किया वो ईस्टर्न फ्रंट पे किया, जहाँ पर रशिया एंड ऑल था। अब जब तक जर्मनी का जो फोकस था, जर्मनी का फोकस फ्रांस की ओर था, तब तक तो रशिया अच्छा एडवांस कर रहा था ईस्टर्न फ्रंट में। जर्मनी में वो घुस रहा था, बैटल ऑफ टेननबर्ग वहाँ पे वो जीत रहा था। लेकिन जैसे ही क्या हुआ, जैसे ही जो है जर्मनी ने अपना फोकस ईस्टर्न फ्रंट पे किया, तो जर्मनी ने दो बड़ी घमासान लड़ाइयाँ लड़ी। एक बैटल ऑफ टेननबर्ग लड़ी, तो उसमें जो है जर्मनी जो है पूरी तरीके से जीत गया, रशिया को पीछे खदेड़ दिया, रशिया के अंदर भी घुस गया वो। उसके बाद उन्होंने एक ईस्टर्न फ्रंट डेवलप कर दिया। फिर ईस्टर्न फ्रंट में भी क्या है, लड़ाई काफ़ी टाइम तक वैसे ही रही, ना कोई आगे बढ़ा, ना जर्मन की तरफ से कोई आगे बढ़ा, ना रशिया की तरफ से कोई आगे बढ़ा। तो ऐसी ये लड़ाई होती रही। अब इधर क्या है, रशियनों ने ऑस्ट्रिया हंगरी पे अटैक कर दिया, ऑस्ट्रिया हंगरी के अंदर घुस रहे हों, तो उसकी हेल्प करने के लिए जर्मनी फिर ऑस्ट्रिया हंगरी पे गया। जर्मनी ने वहाँ से भी रशिया को बाहर निकाला। तो ये लड़ाई जो है, लड़ाई में जो मेन प्लेयर जो था वो ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर दिख तो रहा है, लेकिन वो कर कुछ नहीं पा रहा है। उसको हमेशा उसकी हेल्प करने के लिए उसके बड़े भाई जर्मनी को आना पड़ रहा है। जर्मनी हमेशा आकर उसकी हेल्प कर रहा है, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर की हेल्प कर रहा है। दोस्तों, जब ये लड़ाई जब हो रही थी तो इस टाइम पे बहुत सारी छोटी छोटी कंट्री ने भी इसमें पार्टिसिपेट करने की बहुत कोशिश करी। देखो, जब देखा कि इतना बड़ा एम्पायर जो फॉल हो रहा है, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर फॉल होने वाला है, तो इसके लिए वो क्या कर रहे थे कि इनके ऊपर हम भी अटैक करें। जैसे रोमानिया हो गया, इटली हो गया। इटली पहले तो शांत था, पहले न्यूट्रल था। फिर उसके बाद क्या किया, इटली ने बोला कि मैं जो है इधर वेस्टर्न फ्रंट से इसमें लड़ाई कर देता हूँ, इसके साथ ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर पे अटैक करता हूँ। इटली ने भी
मई 1915 में इटली ने सोचा कि जर्मनी दो फ्रंटों पे लड़ाई कर रहा है। ईस्टर्न फ्रंट में वो रशिया से लड़ाई कर रहा है और वेस्टर्न फ्रंट में वो ब्रिटेन और फ्रांस से लड़ाई कर रहा है, तो उसके लिए बड़ा काफ़ी टिपिकल है। तो इसलिए इटली ने सोचा कि मैं इधर से ये ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर की साइड से जर्मनी पे अटैक करता हूँ, पहले ऑस्ट्रो हंगेरिया पे अटैक करता हूँ, यहाँ से जर्मनी को भी इन्वॉल्व करता हूँ ताकि जर्मनी को 3 फ्रंट पर लड़ाई करनी पड़े और वो काफ़ी परेशान हो जाए। तो इसके लिए उसने गुपचुप जो ट्रीटी थी उसके साथ, इंग्लैंड के साथ एक ट्रीटी कर ली। इंग्लैंड को बोला कि इसके बाद जो है जो ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर का जो इटली से लगता हुआ एरिया है वो हमको दे देना। लेकिन इटली ने इसमें मौका परस्ती तो दिखाई कि मौके में कैसे चौका मारना है, ये तो उसने सोचा, लेकिन क्या है वो इसके लिए प्रिपेयर नहीं था। उसके पास ना अच्छी आर्मी थी और एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन इटली के पास उतना था नहीं। तो इसमें जो है इटली वॉर में एंटर हो गया। दोस्तों अब यहाँ पर तक हमने देखा कि इटली की वॉर में एंट्री हो गई, जो अपोजिट साइड से एंटर हो गया। उसने आना तो जर्मनी की तरफ से था लेकिन वो उस तरफ से आ गया और अब जो है कि दोनों फ्रंटों पे लड़ाई चल रही है। कोई भी निर्णायक जीत अभी किसी की भी नहीं हुई है। हाँ, जर्मनी ने जो है बेल्जियम और उसको जीत लिया, लग्जमबर्ग को जीत लिया है और वेस्टर्न फ्रंट और ईस्टर्न फ्रंट डेवलप हो गया है। कोई भी एडवांस नहीं कर रहा है, दोनों की आर्मी एक जगह पे स्टेबल हो गई है और जो अपना ऑटोमन एम्पायर है उसने लड़ाई में एंट्री कर ली है। और ये घटनाओं को हमने इसमें देखा। अब आगे हमारे पास बहुत सारी घटनाएं हैं, जैसे क्या है कि लड़ाई में क्या हुआ, उसके बाद अमेरिका की एंट्री कैसे हुई, कैसे इंडिया के सोल्जरों ने यहाँ पे ऑटोमन एम्पायर पे जीत हासिल करी। ऐसे ऐसे हमने ये सब कुछ हम पार्ट 3 में देखेंगे, क्योंकि ये लेक्चर काफ़ी बड़ा हो जा रहा है, इसलिए हम इसको छोटे छोटे करके हमने 4 पार्ट में इसको डिवाइड किया हुआ है। तो दोस्तों आप हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो मत भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों।